गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। शिक्षा सप्तक में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री की बेसिक्स में आज जो टॉपिक हम लोग उठा रहे हैं वो है हाइब्रिडाइजेशन। केमिस्ट्री में इस टॉपिक की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं। हाइब्रिडाइजेशन आज हम लोग समझते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन हम जनरल इनऑर्गेनिक कंपाउंड का किस तरह से निकालते हैं। हाइब्रिडाइजेशन समझने से पहले हम लोग कुछ चीज़ें देखते हैं जिनका जानना हाइब्रिडाइजेशन के जानने के लिए जरूरी होती है। अब हम लोग देखते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है किसी एटम का, और ऑर्बिटल्स जो होते हैं, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। दो चीजें सीखते हैं, फिर हाइब्रिडाइजेशन हम लोग सीख लेंगे आराम से। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, किसी भी एटम का जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो उसकी आउटर सेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। अब आप देखिए, जैसे कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम करें तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट जो सेल होगी उसमें 4 इलेक्ट्रॉन। तो आउटर मोस्ट जो सेल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वही इलेक्ट्रॉन की संख्या कार्बन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगी। इसी तरह से ऑक्सीजन को देख लेते हैं। एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 8 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए 2,6। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन। तो आउटर मोस्ट सेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यही इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसी तरह से किसी का भी हम कर सकते हैं। क्लोरीन का मान लीजिए लेते हैं, 17 इसका एटॉमिक नंबर है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम करते हैं तो 2, 8 एंड 7। तो आउटर मोस्ट सेल में यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 मिले, तो क्लोरीन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ वो 7 हुआ। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप किसी भी एटम का निकाल सकते हैं। दूसरी चीजें हम लोग देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें सेल, सबसेल और ऑर्बिटल्स किस तरह से इन्वॉल्व होते हैं। आप ये जानते हैं कि कोई भी एटम जब बनता है, उसका एटम का फॉर्मेशन होता है तो उसका एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं। इस न्यूक्लियस के चारों ओर अराउंड एक निश्चित ऊर्जा स्तर की स्थिर कक्षा होती है। एक जो ये ऑर्बिट होती है ये कांस्टेंट एनर्जी की फिक्स्ड ऑर्बिट होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन लगातार कंटिन्यूअस मूव करते हैं। ये जो ऑर्बिट होती हैं इन्हें आप सेल बोलते हैं, और इसका नाम देते हैं के, एल, एम। अगर आगे रहता है तो से एन, या आप देते हैं 1, 2, 3 या 4। ये आपकी मुख्य क्वांटम संख्या या सेल कहलाती हैं। ये कांस्टेंट एनर्जी की फिक्स्ड ऑर्बिट होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन लगातार मूव करते हैं। इनको हम लोग कहते हैं मुख्य क्वांटम नंबर, या हम लोग कहते हैं इसको सेल बोलते हैं। और 1, 2, 3, 4 मतलब फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल या फोर्थ सेल। अब इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं वो इलेक्ट्रॉन इन सेल में ऐसे रैंडम नहीं होते हैं, रहते हैं। पूरी सेल में रैंडम इलेक्ट्रॉन नहीं डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं। वो सब सेल में कुछ एनर्जी पैकेट होते हैं सब सेल के, उसमें ही वो होते हैं। तो जो आपका सेल होता है सेल में इलेक्ट्रॉन रैंडम नहीं रहते हैं, वो सेल में इलेक्ट्रॉन सब सेल में डिवाइड होते हैं। तो सेल के बाद जो छोटी स्पेसीज जिसकी आती है वो आती है सब सेल। सब सेल आपके 4 होते हैं, एस, पी, डी एंड एफ। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यस सब सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होता है।
P में 6 होता है, D में 10 होता है और F में 14 होता है। ये चीजें आप पढ़े होंगे। आगे हम लोग देखते हैं कि ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी सबसेल में होते हैं, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब ऑर्बिटल में रहते हैं, सबसेल में ऑर्बिटल में रहते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन के लिए एक ऑर्बिटल की आवश्यकता होती है, एक ऑर्बिटल की जरूरत होती है। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो होंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो होंगे, अब यहां देखें, यस सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन के लिए एक ऑर्बिटल की आवश्यकता होगी। यहां नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 1 होगा, ऐसे हम लोग इसको शो करते हैं। ये ऑर्बिटल हो गया जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में 6 है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल आपके 3 होंगे। नंबर ऑफ ऑर्बिटल आपके 3 हो गए। डी सबसेल में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल आपके 5 हो गए। इसी तरह एफ में नंबर ऑफ ऑर्बिटल आपके 7 हो जाएंगे। अब जब ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पहले एक वन डायरेक्शन के, यहां पर हम लोग इलेक्ट्रॉन की फीलिंग जब एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे तो 3 रूल्स पढ़ेंगे, बोरबरी रूल्स, पाउली रूल्स और हुन्स रूल। तीनों रूल हम लोग पढ़ेंगे तो वहां हम लोग को पूरा समझ में आएगा कि ये इलेक्ट्रॉन किस तरह से बढ़ते हैं। सीधा सीधा यह जानिए कि पहले एक तरफ के इलेक्ट्रॉन भरते हैं, एक डायरेक्शन के इलेक्ट्रॉन भरते हैं, फिर उसकी कपलिंग होती है। अब जब ये सब सेल होंगी तो ये यस सब सेल का ऑर्बिटल हो गया, ये पी सब सेल के ऑर्बिटल हो गए और ये डी सब सेल के ऑर्बिटल हो गए। तो यस सब सेल के 1 ऑर्बिटल हो गए, पी सब सेल के 3 ऑर्बिटल हो गए और डी सब सेल के 5 ऑर्बिटल हो गए। अब इसी में खेल होता है, फिर हाइब्रिडेशन आपकी आती है फिगर में। अब देखिए क्या होता है कि ये मान लीजिए आपका यस सब सेल हो गया, 1 ऑर्बिटल, फिर आपके ये पी सब सेल हो गए, थ्री ऑर्बिटल इसमें, फिर आपका ये डी सब सेल हो गया, इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल आपके 5। अब क्या होगा कि जब हम लोग इन ऑर्बिटल की बात करते हैं तो यस और पी जो ऑर्बिटल होगा ये नियरली सेम एनर्जी, जब से कहेंगे हाइब्रिडेशन में नियरली सेम एनर्जी मतलब लगभग समान ऊर्जा के ऑर्बिटल, तो यस और पी ये नियरली सेम एनर्जी के ऑर्बिटल होंगे, पी और डी ये नियरली सेम एनर्जी के ऑर्बिटल होंगे। लेकिन अगर कहेंगे उसमें सेम एनर्जी या सेम एनर्जी के ऑर्बिटल, तो पी सब सेल में 3 ऑर्बिटल हैं, इन सब की एनर्जी सेम होगी। ये जो तीनों ऑर्बिटल हैं ये सेम एनर्जी के होंगे और यस और पी ऑर्बिटल नियरली सेम एनर्जी के होंगे। जब हाइब्रिडेशन में नियरली सेम एनर्जी या सेम एनर्जी के ऑर्बिटल की बात करते हैं तो उसका मतलब आप समझिए, पी सब सेल में 3 ऑर्बिटल हैं, तीनों की एनर्जी सेम होगी, और यस और पी ऑर्बिटल की जब बात करेंगे, इनको जब मिक्स किया जाएगा तो ये नियरली सेम एनर्जी के ऑर्बिटल होंगे। डी सब सेल में 5 ऑर्बिटल है, पांचों की एनर्जी सेम होगी, लेकिन पी और डी को जब मिक्स किया जाएगा तो ये नियरली सेम एनर्जी के ऑर्बिटल होंगे। अब हाइब्रिडेशन फिगर में आता है। हाइब्रिडेशन में यह कहा जाता है कि जब नियरली सेम एनर्जी या सेम एनर्जी के ऑर्बिटल मिक्स कर दिए जाते हैं, जब नियरली सेम एनर्जी के ऑर्बिटल मिक्स कर दिए जाते हैं तो मतलब यस और पी के ऑर्बिटल जब मिक्स होंगे या पी और डी के ऑर्बिटल मिक्स हो जाएंगे एक साथ, यस पी और डी के ऑर्बिटल मिक्स हो जाएंगे, तब एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है, तब एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है और सेम एनर्जी के ऑर्बिटल प्राप्त होते हैं।
जिसे हाइब्रिडेशन कहते हैं। जो नंबर आपके सेम एनर्जी के ऑर्बिटल के प्राप्त होंगे वही नंबर आपके हाइब्रिडेशन कहलाएंगे, वो हाइब्रिडेशन का नंबर हो जाएगा। इसमें आप देखिए कि मान लीजिए कि s ऑर्बिटल और p का एक ऑर्बिटल मिक्स कर दिया गया तो ये सेम एनर्जी के दो ऑर्बिटल बन जाएंगे, सेम एनर्जी के दो ऑर्बिटल हो जाएंगे, एक s का और एक p का। तो यहां दो ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो गए तो हाइब्रिडेशन कितना हो गया यहां पे 2, नंबर ऑफ हाइब्रिडेशन आपका 2 हो गया, क्योंकि दो ऑर्बिटल की सेम एनर्जी हो गई मिक्सिंग के बाद। अगर आप एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल मिक्स कर दिए गए और तीनों की एनर्जी मिक्सिंग के बाद एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ और तीनों की एनर्जी सेम हो गई, तब आपको सेम एनर्जी के 3 ऑर्बिटल मिल गए, आपकी बार हाइब्रिडेशन आपको मिल गया 3। इसी तरह से अगर s का एक ऑर्बिटल और p के तीनों ऑर्बिटल आपने ले लिए तब 4 ऑर्बिटल हो जाएंगे अब की बार आपके सेम एनर्जी के रिडिस्ट्रीब्यूशन के बाद, तब आपका नंबर ऑफ हाइब्रिडेशन अब की बार हो जाएगा 4। अब मान लीजिए कि 5 ऑर्बिटल हो गए तो एक ऑर्बिटल आपने s का ले लिया, 3 ऑर्बिटल p के ले लिए, एक ऑर्बिटल d का ले लिया आपने। तो मान लीजिए 5 ऑर्बिटल आपने मिक्स कर दिए, एक s का, 3 p के और एक d का। मिक्सिंग के बाद एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, इनकी एनर्जी सेम हो गई, तो अब की बात नंबर ऑफ हाइब्रिडेशन कितना हो गया 5। तो हाइब्रिडेशन का कॉन्सेप्ट यहीं से जनरेट होता है। हाइब्रिडेशन के कॉन्सेप्ट में यह कहा जाता है कि लगभग सेम एनर्जी के, नियरली सेम एनर्जी के ऑर्बिटल जब मिक्स किए जाते हैं तब उनमें एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है और सेम एनर्जी के ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं, जिसे हाइब्रिडेशन बोलते हैं। फिर से सुनिए, कहा जाता है हाइब्रिडेशन में कि जब नियरली सेम एनर्जी के ऑर्बिटल आपस में मिक्स कर दिए जाते हैं, जब नियरली सेम एनर्जी के ऑर्बिटल आपस में मिक्स कर दिए जाते हैं तो उनमें मिक्सिंग के बाद क्या होगा कि एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा, और एनर्जी के रिडिस्ट्रीब्यूशन के फलस्वरूप क्या होगा कि सेम एनर्जी के ऑर्बिटल मिलेंगे, और सेम एनर्जी के जो ऑर्बिटल मिलेंगे जितने नंबर में, वही हाइब्रिडेशन हो जाएगा। अब देखें कि अगर आपको सेम एनर्जी के जो ऑर्बिटल होंगे जिसे आप हाइब्रिडेशन बोलते हैं, हाइब्रिडेशन नंबर जिसे आप बोल रहे हैं, ये आपको अगर 2 मिल गया, मतलब 2 ऑर्बिटल ऐसे मिल गए जिनकी एनर्जी सेम हो गई रिडिस्ट्रीब्यूशन में, तो अब आप हाइब्रिडेशन को लिखेंगे sp। समझ में आ रहा होगा आपका, एक s ऑर्बिटल होगा और एक p ऑर्बिटल होगा, 2 मिले होंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाइब्रिडेशन को ऐसे लिखते हैं, और हाइब्रिडेशन का नंबर आपको मिला 2 ऑर्बिटल ऐसे हो गए जो सेम एनर्जी के हो गए। तो अगर 2 मिल गया आपका हाइब्रिडेशन तो इसको हम लिखेंगे sp। अगर 3 मिल गया तब एक s ऑर्बिटल और 2 ऑर्बिटल p के हुए होंगे तो sp2 हाइब्रिडेशन हो गया। अगर 4 ऑर्बिटल आपको मिल गए सेम एनर्जी के रिडिस्ट्रीब्यूशन के बाद, मिक्सिंग के बाद एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ और सेम एनर्जी के आपको 4 ऑर्बिटल मिल गए, तो एक ऑर्बिटल आपका s का रहा होगा, बाकी 3 ऑर्बिटल आपको p में मिल जाएंगे, तो हाइब्रिडेशन आपका हो गया sp3। अगर आपको 5 ऑर्बिटल मिल गए सेम एनर्जी के, एनर्जी रिडिस्ट्रीब्यूशन के बाद, तो एक ऑर्बिटल आपका रहा होगा s का, 3 ऑर्बिटल होते हैं p में। सब सेल में आपने देख लिया कि 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो 3 ऑर्बिटल आपको p से मिल गए, बाकी एक ऑर्बिटल आपको d से मिल जाएगा, तो हाइब्रिडेशन इसका हो जाएगा sp3d1। अगर 6 आपको मिल गए नंबर ऑफ ऑर्बिटल सेम एनर्जी के, तब आपका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3d2। अगर 7 मिल गए तब आपका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3d3। sp3d3। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हाइब्रिडेशन नंबर अगर आपको मालूम है, हाइब्रिडेशन मालूम हो गया, तो हाइब्रिडेशन को लिखते कैसे हैं। हाँ, 7 से ज्यादा हो जाएगा तो उसको आप नहीं लिखेंगे इसमें।
अगर 7 से ज्यादा आ रहा है तो फिर आप इसमें नहीं लिखेंगे। अब यहां पर जो हम हाइब्रिडेशन पढ़ेंगे वो हाइब्रिडेशन केवल जनरल इनऑर्गेनिक कंपाउंड का पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड का हाइब्रिडेशन बहुत ही सिंपल होता है। जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू की जाएगी तो 5 मिनट का काम होगा, वहां पर आप सीख लेंगे आराम से, स्ट्रक्चर उसका मालूम होता है, हाइब्रिडेशन आपको निकल जाएगा। दूसरी बात ये होती है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होता है वो इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, उसके हाइब्रिडेशन आपको अलग से पढ़ा जाएंगे, वो पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का चैप्टर होता है। यहां हम जनरल इनऑर्गेनिक कंपाउंड के ही हाइब्रिडेशन की बात करेंगे। अब इसी से शेप भी निकलेगी। अगर हाइब्रिडेशन है तो आपको शेप भी मालूम हो जाएगी कि शेप क्या होगी किसी कंपाउंड की। अब अगर एसपी हाइब्रिडेशन है तो शेप आपकी हो जाएगी लीनियर। अगर आपका sp2 हाइब्रिडेशन है तो शेप हो जाएगी ट्राइगोनल प्लेनर। अगर आपका sp3 हाइब्रिडेशन है तो शेप हो जाएगी टेट्राहेड्रल। अगर आपका हाइब्रिडेशन sp3d1 है तब आपकी शेप हो जाएगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अगर आपका हाइब्रिडेशन है sp3d2 तब आपकी शेप हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल। अगर आपका हाइब्रिडेशन है sp3d3 तब आपकी शेप हो जाएगी पेंटागोनल बाई पिरामिडल। तब आपकी शेप होगी पेंटागोनल बाई पिरामिडल। लेकिन ये बात आप शेप की जब बताएंगे तो डायरेक्ट शेप आप बताएंगे तो एक बात का यहां ध्यान रहने की बात आपको कही जाएगी कि जनरल इनऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइब्रिडेशन ये निकल गया तो शेप ये आ जाएगी, लेकिन कब? जब उस इनऑर्गेनिक कंपाउंड के सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। आगे हम लोग सीखेंगे कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलते कैसे हैं। अगर कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम पे आ गया तब इसकी ये शेप नहीं रहेगी, शेप चेंज हो जाएगी। अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है इनऑर्गेनिक कंपाउंड के सेंट्रल एटम पर और सेंट्रल एटम का हाइब्रिडेशन आपको मिल गया ये, तब आप ये शेप बता सकते हैं। लेकिन अगर सेंट्रल एटम पे कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो गया तब ये शेप आप नहीं बताएंगे, आपका आंसर गलत हो जाएगा। ये शेप तब आप बताएंगे जब जिस इनऑर्गेनिक कंपाउंड का आप हाइब्रिडेशन निकाल रहे हैं उस इनऑर्गेनिक कंपाउंड के सेंट्रल एटम पर कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना हो। तो इस बात की सावधानी यहां रखिएगा। अब हम लोग सीखते हैं कि हाइब्रिडेशन निकालते कैसे हैं। हाइब्रिडेशन का जो नंबर मिला हमको जिससे हम हाइब्रिडेशन लिखते हैं सेम एनर्जी के ऑर्बिटल को, उसको हम निकालते कैसे हैं। तो उसके निकालने के जनरल इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कुछ मेथड होते हैं। पहला मेथड पढ़ते हैं, फिर सेकंड मेथड पढ़ते हैं, फिर कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट मेथड की बात कर रहे हैं। हाइब्रिडेशन के कैलकुलेशन में फर्स्ट मेथड की बात कर रहे हैं। फर्स्ट मेथड में हम लोग एक फार्मूला याद रखते हैं, उस फार्मूले के हिसाब से हम हाइब्रिडेशन डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब फार्मूला होता है हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन on central atom
प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स प्लस, अगर निगेटिव चार्ज दिख गया किसी भी कंपाउंड में तो वो निगेटिव चार्ज आप जोड़ेंगे, नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज। लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज दिख गया आपको कहीं तो वो पॉजिटिव चार्ज आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ये फार्मूला आप यूज करके इनऑर्गेनिक कंपाउंड के हाइब्रिडेशन आप निकाल सकते हैं। अब यहां पर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हमने निकालना सिखा दिया शुरू में। नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स, वे एटम्स जिसकी वैलेंसी 1 होती है वो नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स, वो मोनोवैलेंट एटम कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होगी, मोनोवैलेंट एटम होगा। और फर्स्ट ए ग्रुप के जो हैं, जो एल्कली मेटल हैं, उनका जैसे लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इन सब की भी जो वैलेंसी होती है वो 1 होती है, तो ये भी मोनोवैलेंट एटम होंगे। आपका हेलोजन हो गया, क्लोरीन, ब्रोमीन, इनकी भी वैलेंसी आपकी 1 होगी। साइन का यह मतलब नहीं है, प्लस माइनस साइन से, तो वो भी आपके मोनोवैलेंट एटम होंगे। तो मोनोवैलेंट एटम का मतलब वे एटम्स जिनकी वैलेंसी आपकी 1 होती है। तो जनरली आप याद रखिए एल्कली मेटल, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम वाले, हाइड्रोजन और हेलोजन के। बाकी चीजें आपको मालूम है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। मान लीजिए आपके पास एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है H2SO4। इसका हाइब्रिडेशन की बात करेंगे तो हाइब्रिडेशन पढ़ते समय एक चीज और ध्यान रखिएगा, हाइब्रिडेशन हम किसी कंपाउंड का नहीं निकालते। हाइब्रिडाइजेशन हम किसी कंपाउंड का नहीं निकालते, हाइब्रिडेशन हम किसी एटम का ही निकालते हैं। और वो एटम कौन होगा? सेंट्रल एटम होगा। अगर हमको यहां पर H2SO4 के हाइब्रिडेशन की बात कहेंगे तब आप H2SO4 कंपाउंड का हाइब्रिडेशन नहीं निकाल रहे हो। यहां जो हाइब्रिडेशन निकालोगे वह इसके सेंट्रल एटम का। सेंट्रल एटम होता है जो संख्या में कम होता है और जिससे सारे एटम अटैच्ड होते हैं। तो सेंट्रल एटम यहां सल्फर है, संख्या में सबसे कम है, इसी से सारे एटम अटैच्ड होंगे। तो जब भी हम हाइब्रिडेशन इनऑर्गेनिक कंपाउंड में बात करेंगे हाइब्रिडेशन की, तो हाइब्रिडेशन आप कंपाउंड का नहीं निकाल सकते, हाइब्रिडेशन आप एटम का निकालेंगे और वो भी सेंट्रल एटम का हाइब्रिडेशन निकालेंगे। तो यहां पर अगर हाइब्रिडेशन की बात हो रही है तो हाइब्रिडेशन अगर कहा गया H2SO4 का निकालिए, तो H2SO4 में आप H2SO4 के सेंट्रल एटम यस का हाइब्रिडेशन आप निकाल रहे हो, ना कि H2SO4 कंपाउंड का हाइब्रिडेशन निकाल रहे होगे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरी बात ये कि कभी कभी क्या होता है कि आपसे यह कहा जाता है कि किसी इनऑर्गेनिक कंपाउंड का हाइब्रिडेशन निकालिए और फिर उस इनऑर्गेनिक कंपाउंड को आयनाइज्ड कर दीजिए, फिर हाइब्रिडेशन निकालिए, क्या हाइब्रिडेशन चेंज हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि नहीं। ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। तो आप कॉपी कलम लिए रहिएगा, नोट करते जाइएगा चीजों को जो बताते जा रहे हैं। तो दूसरी बात ये भी आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपने आयनाइजेशन कर दिया किसी इनऑर्गेनिक कंपाउंड का, तब उसके सेंट्रल एटम का हाइब्रिडेशन चेंज नहीं होगा। आयनाइजेशन करने पर किसी भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड के सेंट्रल एटम का हाइब्रिडेशन चेंज नहीं होता है। तो ये दो बातें आप यहां पर याद रखिएगा। अब इसके हाइब्रिडेशन की बात हम लोग करते हैं तो हाइब्रिडेशन का फार्मूला हम लोग यूज करते हैं। हाफ हो गया, फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन एट सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम आपका सल्फर है, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2, 8 एंड 6। जो आउटर मोस्ट सेल है वहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है, तो इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर का 6 होगा। तो सेंट्रल एटम सल्फर है जिसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स। तो नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, हाइड्रोजन दिख गया,
तो मोनोवैलेंट एटम हाइड्रोजन है, इसका नंबर कितना दिया गया? 2 हाइड्रोजन है, तो नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स 2 हैं। फिर नेगेटिव चार्ज कोई नहीं दिखा, पॉजिटिव चार्ज कोई नहीं दिखा, बस ये ब्रैकेट आप क्लोज्ड कर देंगे। तो हाइब्रिडेशन जो आपका मिला तो 1/2 इंटू 8, तो ये आपको मिला 4। और 4 हाइब्रिडेशन जब निकलता था तो हम उसको लिखते कैसे थे? याद कीजिए, हमने एक सीरीज दी थी, तो 4 पर हम हाइब्रिडेशन लिखते थे sp3। तो यहां पर इसका जो हाइब्रिडेशन निकला वो हाइब्रिडेशन आपका निकला sp3। इसी तरह से इस फार्मूले का यूज आप किसी भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड में करें, आप उस इनऑर्गेनिक कंपाउंड के सेंट्रल एटम का हाइब्रिडेशन निकाल सकते हैं। वह इनऑर्गेनिक कंपाउंड चाहे रेडिकल फॉर्म में हो, चाहे वो नॉर्मल फॉर्म में हो। एक एग्जांपल और लेते हैं, फिर अगले मेथड की बात करते हैं। अब मान लीजिए कि दूसरा एग्जांपल अपना है, हम लोगों को निकालना है H3PO4 का हाइब्रिडेशन। फास्फोरस है, इसका ऑक्सो एसिड है, ये H3PO4 का हमको हाइब्रिडेशन निकालना है। तो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका हाइब्रिडेशन जब निकालने की बात कहेंगे तो इसके सेंट्रल एटम के हाइब्रिडेशन की बात आप करेंगे तो इसका सेंट्रल एटम P है। अब हाइब्रिडेशन का जो फार्मूला आप यूज करेंगे वो लिखेंगे हाइब्रिडेशन इक्वल टू हाफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन एट सेंट्रल एटम। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम P पर होगा 5, आप देख लीजिएगा, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, हाइड्रोजन 3 है तो नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, तो ये हो गया 1/2 इंटू 8, 4 हो गया। अब 4 के लिए हाइब्रिडेशन आपका होता है sp3। इसी तरह से कोई रेडिकल लेके आप बात करेंगे, रेडिकल में भी सारा काम वही करेंगे, बस ये देखिएगा कि अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो जितना नेगेटिव चार्ज होगा उसको ऐड कर दीजिएगा, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो जितना नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा उसको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। सेकेंड मेथड की बात करते हैं। सेकेंड मेथड में कुछ स्टेप्स होते हैं, इन स्टेप्स को पढ़ते हैं फिर आगे बात करते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमको इनऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है उसमें जितने भी एटम हैं सबके बैलेंस इलेक्ट्रॉन का सम करते हैं। सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। पहला स्टेप ये करते हैं कि जो भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया उससे इनऑर्गेनिक कंपाउंड में जितने भी एटम्स हैं सबके बैलेंस इलेक्ट्रॉन का सम करते हैं। सम ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन हम निकालते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड का, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में। ठीक, सम ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, पहला स्टेप ये करते हैं। दूसरे स्टेप में आप देखते हैं स्टेप सेकंड में, अगर आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसा है जिसमें हाइड्रोजन है तब तो आप सम ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन को 2 से डिवाइड करेंगे। अगर हाइड्रोजन नहीं है तब आप सम ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन को 8 से डिवाइड करेंगे। यहां पर इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है आपका ये अगर H एटम रखता है
तब वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो सम है इसको आप डिवाइड करोगे 2 से। अगर ये H एटम रखता है, H वहां पर है उस इनऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो जो आपका सम ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको आप 2 से डिवाइड करोगे। लेकिन अगर आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड H एटम नहीं रखता है, उसके पास H एटम नहीं है, तब आप सम ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन को 8 से डिवाइड करेंगे। सम ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन को 8 से डिवाइड करेंगे। ठीक, ये चीजें हो गई कि अगर आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और वह H एटम रखता है, तब उसको जो सम होगा उसको आप 2 से डिवाइड करेंगे। अगर H एटम नहीं रखता है तो उसका जो सम होगा बैलेंस इलेक्ट्रॉन का, उसको आप 8 से डिवाइड करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, चीजें और कंफर्म होंगी आपकी। हाँ, एक चीज और यह ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट स्टेप में जो हम लोगों ने कहा था कि सम ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तो उसमें अगर निगेटिव चार्ज कहीं आ गया किसी कंपाउंड में तो निगेटिव चार्ज ऐड कर दीजिएगा। अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया किसी कंपाउंड में तो वो पॉजिटिव चार्ज सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। एग्जाम्पल से लेते हैं कि यहां पर रेडिकल वाले ही बात करते हैं, तो आपको चीजें ज्यादा कंफर्म होंगी। जैसे मान लिए कि आपका कंपाउंड हुआ CO3-2 कार्बोनेट, इसका हाइब्रिडेशन आपको निकालना है, इसका हाइब्रिडाइजेशन आपको निकालना है। अब सेकंड मेथड से जो मेथड हम लोगों ने सीखा है उससे निकालना है। तो पहला क्या होता है कि सम ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, V से इसको रिप्रेजेंट कर दें, कोई दिक्कत। सम ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लोग देख लेते हैं। कार्बन है, कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 4, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6, और 3 ऑक्सीजन है तो 6 × 3। निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज ऐड हो जाता है, और कितना निगेटिव चार्ज है 2, तो 2 आप ऐड कर देंगे। तो सम ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आपका मिला वो मिला 4 + 18 + 2, तो सम ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन मिला आपका 24। अब आप ये देखें कि 24 सम ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन मिला। अब हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड पे लौटते हैं। जो हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड है इसमें कहीं H एटम नहीं है, तो मतलब जो हमारा सम ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसको हमको डिवाइड करना पड़ेगा 8 से। अब हम इसको 8 से डिवाइड करके देखते हैं। 24 को आप 8 से डिवाइड करें तो पूरा डिवाइड हो गया। अगर कुछ बच जाता तो उसको आप 2 से डिवाइड करेंगे। अगर कुछ बच जाएगा तो उसको आप 2 से डिवाइड करेंगे। अब जो 8 से आपने डिवाइड किया और जो आपका आया, ये नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड होता है। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स होता है। अगर कुछ बच गया जाता और वहां आप 2 से डिवाइड करते तो जो आता वो नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आता। फिर अगर आपका 1 बच जाता तो 1 फिर इलेक्ट्रॉन आता। तो हाइब्रिडेशन जब हम लोग निकालते हैं तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर कभी कभी एक रिमाइंडर में बच जाता है, एक रिमाइंडर में जब बच जाता है तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, कपलिंग में नहीं है, वो भी हाइब्रिडेशन में ऐड होता है। तो हाइब्रिडेशन में 3 चीजें हम ऐड करते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, उस कंडीशन में जब अंत में रिमाइंडर आपका 1 बच जाता है। तो यहां पर केवल हमारा सिग्मा बॉन्ड मिला तो हमारा हाइब्रिडेशन हुआ।
केवल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड ही रह जाएगा, लोन पेयर और फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं मिला। तो हाइब्रिडेशन आपका हो गया 3, और 3 जब हो गया तो इसको आप लिखेंगे sp2, लिखना आपने सीखा था। तो हाइब्रिडेशन आपका CO3-2 का हो गया sp2। आगे बात करते हैं हम लोग फास्फेट आयन की बात करते हैं। PO4-3 फास्फेट आयन की बात करते हैं, इसका आपको हाइब्रिडेशन निकालना है। फिर हम लोग वही काम करना शुरू कर रहे हैं। सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखते हैं। फास्फोरस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 5, ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6, नंबर ऑक्सीजन का है 4, तो 6 × 4 प्लस 3 निगेटिव चार्ज है आपका, तो V इक्वल टू हो गया 5 प्लस 24 प्लस 3, तो V इक्वल टू हो गया 32। अब हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड पे लौटते हैं, देखते हैं हाइड्रोजन है इसमें कि नहीं है। तो हाइड्रोजन इसके पास नहीं है। हाइड्रोजन नहीं है तो इसको हमको डिवाइड करना होगा 8 से। तो 32 को हम 8 से डिवाइड करते हैं तो सीधा सीधा ये कट गया। केवल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स हमको मिले। अगर यहां कुछ रिमाइंडर बचता तो उसको 2 से डिवाइड करते और जो मिलता वो नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलता। और जब हम हाइब्रिडेशन निकालते तो हाइब्रिडेशन में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स और नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और कभी कभी जब एक शेष बच जाता है, रिमाइंडर बच जाता है, तो वो भी ऐड होता है। तो हाइब्रिडेशन आपका केवल 4 होगा। तो यहां पर हाइब्रिडेशन जो हुआ आपका वो हुआ 4, और 4 हाइब्रिडेशन पे हाइब्रिडेशन क्या लिखते हैं sp3। एग्जाम्पल और देखते हैं। हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल BO3-3 का, बोरेट आयन का। -3 का, या H वाला एक कोई एटम ले लेते हैं। अमोनिया देखते हैं NH4, अमोनिया NH4 थोड़ा होती है, NH3 सॉरी, अमोनिया देख लेते हैं। अमोनिया का आप हाइब्रिडेशन निकालना है आपको। तो फिर वही काम, सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन V इक्वल टू N जो आपका है, ये आपका नाइट्रोजन, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा 5, हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 1, और 3 इसकी संख्या है 3 × 3, तो V इक्वल टू हो गया आपका 5 प्लस 3, तो V इक्वल टू हो गया 8। अब की बार यहां पे हाइड्रोजन है तो इसके सम को हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो हो गया 4। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड आपको मिल गए 4, तो हाइब्रिडेशन भी इसका 4 होगा। तो 4 को हम लोग लिखते हैं sp3, तो हाइब्रिडेशन इसका हो गया sp3। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि हमको अगर इनऑर्गेनिक कंपाउंड मिल रहे हैं तो हम उसका हाइब्रिडेशन किस तरह से निकाल सकते हैं। अब देखिए, इसमें एक बात का ध्यान ये रखना है इस रूल को अप्लाई करते समय। अगर आपको कहीं एसिडिक कंपाउंड मिल जाता है, सेकंड रूल जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसके एप्लीकेशन में आप ध्यान दीजिए कि अगर आपको एसिडिक कंपाउंड मिल जाता है, मतलब ऐसा इनऑर्गेनिक कंपाउंड मिलता है जो हाइड्रोजन को रिलीज करने की टेंडेंसी रखता है, तब आप हाइड्रोजन एटम वाला अगर रूल लगाएंगे कि 2 से डिवाइड करेंगे सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, तब आपका आंसर गलत हो जाएगा। वहां पर क्या करना होगा आपको कि आपको उस कंपाउंड का आयनाइजेशन करना होगा। फिर आयनाइजेशन के बाद जिस रेडिकल में आपका
सेंट्रल एटम होगा उस रेडिकल का हाइब्रिडेशन आपको निकालना होगा। इस बात को नोट में जरूर लिख लीजिएगा कि अगर एसिडिक नेचर का कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे H2SO4, एसिडिक नेचर का इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, एसिड है, इसका आप हाइब्रिडेशन निकालते समय 2 से डिवाइड नहीं करेंगे इसके सम ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को, वहां आपका ये रूल फेल हो जाएगा। अगर आपने 2 से डिवाइड कर दिया तो फिर क्या करना होगा आपको, इसका सबसे पहले आयनाइजेशन कर लेना होगा। तो आयनाइजेशन जब करेंगे तो H+ आयन, इसके जो रेडिकल होंगे अलग हो जाएंगे, हाइड्रोजन रेडिकल और सल्फेट रेडिकल। सल्फेट आयन हो गया -2 और हाइड्रोजन की संख्या है 2, तो इसका आपने आयनाइजेशन कर लिया। हमने शुरू में बताया था कि अगर किसी भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड का आयनाइजेशन करते हैं तब उसके सेंट्रल एटम के हाइब्रिडेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। डायरेक्ट आप एसिडिक नेचर के कंपाउंड का ये जो हमने मेथड बताया था, इस मेथड को अप्लाई एसिडिक नेचर के कंपाउंड में डायरेक्ट नहीं कर सकते। अगर एसिडिक नेचर का कंपाउंड आ गया और आपको यही मेथड यूज करना है, तब आप पहले उसका आयनाइजेशन करेंगे और सेंट्रल एटम जिस रेडिकल में होगा उसका आप हाइब्रिडेशन निकालेंगे। अब की बात सेंट्रल एटम आपका है यहां पर, इसका आप हाइब्रिडेशन निकाल लेंगे तो आपको H2SO4 का हाइब्रिडेशन मिल जाएगा। तो यहां पर सम ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन देखेंगे, सल्फर का 6 प्लस ऑक्सीजन का 6 होता है और 4, इस पे ऑक्सीजन की संख्या 4 है और नेगेटिव रेडिकल है 2 तो ऐड हो जाएगा। तो V = 6 + 24 + 2, तो V = हो गया आपका 32। अब 32 आ गया, यहां पर H एटम नहीं है, H एटम की प्रॉपर्टी अब खत्म हो गई, इसको 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 32 को आप डिवाइड करेंगे 8 से, तो ये हो गया 4, ये 32 हो गया। अब ये हो गया नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, सिग्मा बॉन्ड्स। अब हाइब्रिडेशन जो आपका हो गया वो हो गया 4। अब हाइब्रिडेशन लिखेंगे कैसे 4 पर, sp3। इस तरह से इस बात को याद रखिएगा। अब देखें जितने भी एग्जाम्पल हम लोगों ने लिए, उस एग्जाम्पल में कहीं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं आया। इसमें हम लोग मान लेते हैं कि अगर हमारा कहीं सम ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन V21 आ गया, मान लीजिए किसी भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड में 21 आपका सम ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन आ गया, अब वह इनऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोजन नहीं रखता है। कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड है बिना हाइड्रोजन का, है ना। अगर कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड है हाइड्रोजन एटम नहीं है, इसमें H एटम नहीं है और इसका सम ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन आपका आ गया 21, तब यहां पर हमको तीनों चीजें मिल जाएंगी। हम यहां यूज करके देखते हैं, अपना सेकंड मेथड यूज करते हैं। तो इसको हमको 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, 21 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 16 हो गया। 5 आपका रिमाइंडर बच गया, जो रिमाइंडर बचेगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे, ये 2 हो गया, फिर 1 आपका रिमाइंडर बच गया। यहां पर जो पहला आया ये नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है, जो दूसरा आया ये नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जो ये तीसरा आया ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। कभी कभी कोई एक इलेक्ट्रॉन किसी कंपाउंड में फ्री रह जाता है, कपलिंग उसकी नहीं हो पाती, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो हाइब्रिडेशन में ये तीनों जुड़ते हैं, हाइब्रिडेशन में ये तीनों इन्वॉल्व होते हैं। तो अब की बार जो आपका हाइब्रिडेशन लिखेंगे आप, वो लिखेंगे 2 + 2 + 1, 5 हो गया। अब 5 के लिए आप हाइब्रिडेशन लिखेंगे sp3d1। तो इस तरह से आप देख लीजिएगा कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसका हाइब्रिडेशन आप कैसे निकालते हैं। बस जहां हमने आपको सतर्क रहने की बात कही है वहां सतर्क रहिएगा, ठीक। सेकंड मेथड में इनऑर्गेनिक कंपाउंड का जो सेकंड मेथड हम लोगों ने देखा था, वहां हमने कहा था एसिडिक नेचर के कंपाउंड से सतर्क रहिएगा।
दूसरी चीज, शुरू में हम लोगों ने बताया था कि जब हम हाइब्रिडेशन निकालते हैं तो वह किसी कंपाउंड का नहीं निकालते, कंपाउंड के सेंट्रल एटम का हाइब्रिडेशन की बात हम लोग करते हैं। और बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑर्बिटल मिक्स कैसे होते हैं, इसकी परिभाषा क्या थी, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इन दोनों मेथड को आप कहीं भी यूज करके देखिएगा, किसी भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड पे उठाइए और यूज कीजिए, आप उसका हाइब्रिडेशन आराम से निकाल सकते हैं। एक चीज मैंने बताई थी कि हाइब्रिडेशन का शेप बताया था। शेप में हमने यह सतर्क रहने को कहा था कि शेप आप जो हाइब्रिडेशन का है वो तब बताएंगे जब आपके पास नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। जैसे तीसरा वाला जो हम लोग लास्ट एग्जांपल 21 वाला किए, तो उसका हाइब्रिडेशन आया sp3d1। तो sp3d1 जैसे ही आया तो हम उसको ट्राइगोनल बाइपिरामिडल नहीं बोलेंगे, क्योंकि वहां लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है सेंट्रल एटम पे, तब वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल नहीं होगा। इस बात को आप आगे जब आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और वेस्पर थ्योरी सीखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो वहां चीजें ये आपकी कंफर्म हो जाएंगी। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कैसे निकालते हैं। किसी इनऑर्गेनिक कंपाउंड में हम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कैसे निकालते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कंफर्म होता है कि स्ट्रक्चर खुला होता है, वहां हम गिन लेते हैं कि पाई बॉन्ड कितने हैं, लेकिन इनऑर्गेनिक कंपाउंड में गिन नहीं पाते हैं। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि किसी भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हम लोग कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, तो यहां पर देखो दो तरह का होता है कि जो आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा वह या तो H एटम लिया होगा या H एटम उसमें नहीं होगा। यह बात हमेशा लगेगी। अगर H एटम है तो उसके लिए दूसरा फार्मूला होगा, अगर H एटम नहीं है तो उसके लिए दूसरा फार्मूला होगा। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड या कोई भी कंपाउंड हो, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सबके लिए यह होगा, कोई भी कंपाउंड हो हैविंग H एटम, अगर उसके साथ H एटम हो, कोई भी कंपाउंड हो जिसके पास H एटम नहीं हो, नॉट हैविंग H एटम, तो अगर कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके पास H एटम नहीं है, तो इसका जब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड निकालते हैं तो इसके लिए एक फार्मूला होता है नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। दो इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बनाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स मिल जाएंगे आपको। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आप करेंगे, फार्मूला जो यूज करते हैं वो होता है 6n + 2 - v। अब यहां सीखते हैं कि n और v क्या है। n है नंबर ऑफ एटम्स, जितने एटम हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में वो n है, और v है सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यहां पर फार्मूला यूज करते हैं, सारा यही रहेगा, बस इसी के आगे -6q कर देंगे। तो यहां नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स जब निकालेंगे तो सब कुछ वही रहेगा, 6n + 2 - v -6q। q देख लेते हैं, बाकी सारी टर्म तो वही रहेंगे जो पहले फार्मूले में यूज है। q है नंबर ऑफ H एटम्स, q है नंबर ऑफ H एटम्स। दोनों फार्मूले यूज करते हैं और देखते हैं कि किसी इनऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड हम कैसे निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल पहला जो ले लेते हैं वो ले लेते हैं C2H4 का, मान लीजिए ले लिया हम लोगों ने। चलिए C2H4,
परिचित कंपाउंड है आपका, जानते ही हैं इसको। अब इसमें हमको निकालना है कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं। तो हम लोग फार्मूला लिखेंगे अपना, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 6n, पूरा फार्मूला लिख लेते हैं क्योंकि हाइड्रोजन एटम है, +2 -v -6q। यहां पर देखिए 6 इंटू n का मतलब नंबर ऑफ एटम, 2 एटम कार्बन के, 4 एटम हाइड्रोजन के, तो कुल मिला के 6 एटम। तो 6 इंटू 6 +2 माइनस सम ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। कार्बन पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है तो 4 गुणे 2 क्योंकि 2 एटम है। हाइड्रोजन पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है तो 1 गुणे 4 क्योंकि हाइड्रोजन के 4 एटम है। तो 4 दूना 8 और ये हो गया 4, 12 हो गया इसका सम ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो सम ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका हो गया 12 -6 इंटू क्यू है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है यहां पर 4। तो ये हो गया आपका 36 और 2 38 -12 -24, ये हो गया आपका 26 -24, ये हो गया 2। तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स आपका आ गया 2। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स आपका 2 आ गया तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स 1 आएगा, क्योंकि मैंने कहा था कि 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर 1 बॉन्ड बनाते हैं। तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स आपने निकाल लिया 2, तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हो जाएगा 1। बॉन्ड्स हो जाएगा 1। एक ऐसा कंपाउंड लेते हैं जिसमें हाइड्रोजन नहीं है, फिर आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2 का। इसमें हम लोग देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड हैं। शुरू करते हैं अपना फार्मूला लिखते हैं, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन नहीं है इस कंपाउंड में तो फार्मूला होगा आपका 6n + 2 -v। तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन आपका हुआ 6 इंटू एक कार्बन का आइटम, 2 ऑक्सीजन का आइटम, टोटल 3 +2 माइनस सम ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। कार्बन का 4 हो गया, ऑक्सीजन का 6 होता है, ऑक्सीजन की संख्या 2 है तो 12 4 16। तो 6 × 18 2 20 और 16 घटा देंगे, 20 - 16 तो ये हो गया 4। तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आ गए 4। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स आपके 4 आ गए तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स आपके 2 होंगे। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स आपके 2 होंगे। तो इस तरह से किसी भी इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये फार्मूले आप यूज करेंगे, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स आपको आराम से मिल जाएगा। हाइब्रिडेशन सीख लिया हम लोगों ने। हाइब्रिडेशन में हम लोगों ने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और फ्री रेडिकल जिसे फ्री इलेक्ट्रॉन निकालना सीखा था। हाइब्रिडेशन सीखा था 2 मेथड से। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड हमने सीख लिया। अब एक चीज और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको परेशान करती, जिसका यूज भी आगे आप देखेंगे, केमिकल बॉन्डिंग या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंस होता है। ये डायरेक्ट नहीं आते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपके अप्लाई हो जाते हैं। अब एक चीज हम लोग सीख लेते हैं, बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल सीख लेते हैं, फिर हम लोग आज अपने लेक्चर को यहीं पर रोकते हैं, फिर अगला कोई हम लोग बेसिक टॉपिक लेके आते हैं। बॉन्ड एंगल देखते हैं हम लोग कि किसी भी कंपाउंड में 2 एटम के बीच का बॉन्ड एंगल की बात, सेंट्रल एटम से जो बॉन्ड एंगल बन रहे हैं उनको हम लोग कैसे निकालते हैं। हाइब्रिडेशन अगर आपको मालूम हो गया तो वहीं से आपका बॉन्ड एंगल आता है। हाइब्रिडाइजेशन जो आप निकालते हो
यहीं से आपका बॉन्ड एंगल आता है। तो बॉन्ड एंगल का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका, यदि इफ बॉन्ड एंगल आपका थीटा है, एंगल थीटा है किसी भी कंपाउंड में, सेंट्रल एटम से जो बॉन्ड एंगल बन रहे हैं वो अगर थीटा है, तो फार्मूला आप याद रखिएगा, कॉस थीटा इक्वल टू एस अपॉन एस माइनस 1, या इसको आप लिख सकते हैं P माइनस 1 अपॉन P, P माइनस 1 अपॉन P। अब आपको ये परेशान कर रहा होगा कि ये यस और P क्या है। यस और P हाइब्रिडेशन में यस और P का जो रेशियो है, परसेंटेज रेशियो, वो बताता है कि किसी भी हाइब्रिडेशन में यस ऑर्बिटल और P ऑर्बिटल का परसेंटेज रेशियो क्या है। अब हम लोग सीखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका हाइब्रिडेशन यस P है, तो टोटल ऑर्बिटल कितने हुए 2, और यस की संख्या कितनी है 1, तो यस का जो आपका परसेंटेज हुआ हो गया 1/2, 1/2 रेशियो जो हो गया। और टोटल ऑर्बिटल आपके 2 हैं, P की संख्या आपकी 1 है, तो P का भी जो रेशियो हो गया वो हो गया 1/2। अगर यस P 2 है, तो यहां अगर यस की बात आप करेंगे तो टोटल नंबर ऑर्बिटल के 3, यस की संख्या है 1, तो यस का जो रेशियो होगा वो होगा 1/3, और P का जो रेशियो होगा तो P का रेशियो होगा 2/3। अगर इसी तरह से यस P3 हाइब्रिडेशन आपको दिया गया और यहां पर यस और P की वैल्यू, तो यस टोटल नंबर आपका 4, तो यस का जो रेशियो होगा वो होगा 1/4 परसेंटेज रेशियो, अब P का जो परसेंटेज रेशियो होगा 3/4। यस और P का मतलब यही परसेंटेज रेशियो की बात हम लोग कर रहे हैं। हाइब्रिडेशन हम निकाल लें, फिर बॉन्ड एंगल हम उसके यस और P के परसेंटेज रेशियो से निकाल लेते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि आपको बॉन्ड एंगल निकालना है अमोनिया का, अमोनिया का बॉन्ड एंगल निकाल लीजिए, या कार्बन डाइऑक्साइड का निकाल लेते हैं। सिंपल सा शुरू करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का निकालते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का पहले हाइब्रिडेशन हम सीखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड का हाइब्रिडेशन क्या है, तो हाइब्रिडेशन निकालने के लिए हम लोग 2 फार्मूले यूज करते हैं। 2 फार्मूला हम हाइब्रिडेशन निकालने के लिए यूज करते हैं। वहां से मान लीजिए पहला फार्मूला हम लोग निकाल लेते हैं, लगाते हैं, हाइब्रिडेशन इक्वल टू 1/2 प्लस बैलेंस इलेक्ट्रॉन एट सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम आपका कार्बन है, इस पर बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स, कोई मोनोवैलेंट एटम नहीं है, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो इसका हाइब्रिडेशन हो गया 1/2 इंटू 4 मतलब 2। तो हाइब्रिडेशन आपका आएगा sp। यहां पर बॉन्ड एंगल अगर आप थीटा मान लें तो cos थीटा इक्वल टू एस अपॉन एस माइनस 1, यही ना फार्मूला पढ़ा था आपने। तो यस यहां कितना आएगा 1/2 अपॉन 1/2 माइनस 1, तो cos थीटा हो गया आपका 1/2 अपॉन माइनस 1/2 इक्वल टू -1। cos थीटा इक्वल टू cos 180, क्योंकि cos 180 का मान जो होता है वो -1 होता है, और थीटा इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। यहां पर आप ध्यान दीजिए कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, यहां पर जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा 180, लीनियर शेप होगी। समझ में आ गई होगी बात आपकी, क्योंकि लोन पेयर आप इलेक्ट्रॉन नहीं है, सीधे शेप मिल जाएगा आपका। तो शेप इसकी लीनियर है, बॉन्ड एंगल आपकी आ गई 180 डिग्री। तो इस तरह से इनऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए जितनी भी जरूरी टर्म थी हाइब्रिडेशन से संबंधित
तो हम लोगों ने सीख लिया, हाइब्रिडेशन सीख लिया, नंबर ऑफ पाई सिग्मा बॉन्ड्स निकालना सीख लिया, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना सीख लिए, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स निकालना सीख लिए, और हम लोगों ने सीखा कि कोई भी कंपाउंड है तो उसका बॉन्ड एंगल कैसे निकालते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।